हेलो दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज से हम लोग पढ़ रहे थे पहले फिजिक्स की कुछ खास ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराया भी था फिजिक्स के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई, वीडियो आने में देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज से आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। आपके एग्ज़ाम तक मेरा साथ रहेगा आपके साथ। और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी एक बहुत ही प्रीमियम लेवल पे हो जाए। इसके लिए मैं आज से ऑब्जेक्टिव डेली आपको कराऊंगा। डेली ऑब्जेक्टिव आपको करना है, डेली डेली पढ़ना है। और उस ऑब्जेक्टिव को आपको देखते रहना है। वीडियो बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कोशिश ये करना है कि आप मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव की इस तरह की तैयारी कर लेना है ताकि आपके बिहार बोर्ड में आई थिंक 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, या जितना भी आया, 100 है, 70 है, 70 ही आता है। 70 में आपको 35 बनाने होते हैं, यानी 50% आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो 50% ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि हम अब कॉन्सेप्ट की भी क्लास लाएंगे आपको, है ना। और हम लोग शुरू करेंगे उसकी भी क्लास बहुत जल्द। और एक ऐसी वीडियो आपको मैं प्रदान कर दूंगा ऑब्जेक्टिव की। एक मैराथन क्लास होगी जिसमें आप पूरे ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम लोग पहले छोटे छोटे वीडियो कर लेते हैं, फिर उसके बाद से एक मैराथन वीडियो आ जाएगी जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसको हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा, जिसमें हम लोग पहले तो प्रकाश का परावर्तन जानना जरूरी है और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन जानना जरूरी है। आप लोगों ने बिल्कुल इसकी क्लास किए होंगे, तो आपको अपने नॉलेज को यहाँ आंकने की ज़रूरत है कि आप कितना सीख चुके हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव हमने लाया है एक स्पेशल बुक से लाया है जिसको हम कहते हैं एमबीडी गाइड। तो हमारे तरफ से एमबीडी गाइड का हमने सहारा लिया है, तो क्रेडिट उनको ही जाता है। उनकी बुक से ही हमने बस आपकी तैयारी को एक प्रीमियम लेवल पे ले जाने के लिए मैंने इस गाइड की सहारा लिया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन है समान होती है, ऑप्शन है भिन्न होती है, ऑप्शन सी ए और डी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो प्रकाश की चाल हम जानते हैं, प्रकाश की चाल होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपने पढ़ा होगा इसको, और मैंने भी अपने क्लासेस में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने पढ़ाया है। तो मैंने उनको बताया था कि प्रकाश की चाल जो होता है ये एक मात्रा होता है निर्वात में। किसमें होता है ये? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश की चाल ये निर्भर करती है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। यू मतलब क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। यानी अगर माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हुआ, यानी आपने माध्यम को बदला, तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, उसके बाद वायु में, और उसके बाद जिस माध्यमों में आप जाते जाएंगे उस माध्यमों में प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। यानी जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जिसको हम दिखाते हैं सी से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है माध्यम के अपवर्तनांक के। यानी माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हुआ तो आपका प्रकाश चेंज हो गया। या आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा सी मीडियम। सी मीडियम मतलब सी माध्यम। प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है सी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब बताइए, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, ये तो बदलेगा नहीं। ये फिक्स वैल्यू है तो बदलेगा कौन? यू। यानी माध्यम बदला तो अपवर्तनांक बदला, अपवर्तनांक बदला तो प्रकाश की चाल बदला। सबसे कम अपवर्तनांक होता है निर्वात का, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। लेकिन क्योंकि उसकी अपवर्तनांक 1 होती है और 1.000 समथिंग 8 इसका होता है निर्वात वायु का, तो उसमें प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा अधिक होती है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने देखा कि माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम का अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक बदला तो माध्यम बदलेंगे तो अपवर्तनांक बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेंगे तो प्रकाश बदलेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें
ऑप्शन जो होगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अभी हमने सीख गया कि भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न होगी, है ना। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 2021 ए में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो जरा इसको ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखो, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक माध्यम को हम कहते हैं विरल, क्या कहते हैं, विरल, और दूसरा होता है सघन। तो दो तरह के माध्यम हो गए ना, एक विरल एक सघन। तो प्रकाशीय माध्यम होते कितने हैं, दो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लिक कर देंगे हम लोग, दो। अब प्रकाशीय माध्यम कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जिसको हम विरल माध्यम कहते हैं, और कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, तो उसको सघन माध्यम कहते हैं। सघन होना और विरल होना ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब अपेक्षिक अवधारणा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक मैंने लिया माध्यम, यहाँ लिया हवा, क्या लिया, हवा, यहाँ ले लिया पानी। तो हम जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और पानी में प्रकाश की चाल कम होती है। तो माध्यम, ये वायु को तो, ये प्रकाश को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश क्या होगी, अपने ओरिजिनल पाथ यानी जो सही दिशा है उससे मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो और अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसका मतलब ये अपने रास्ता को छोटा करना चाहेगी। इसने प्रकाश के माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अगर यहाँ पानी है, कांच है, तो उसमें अलग हो गया, पानी विरल हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा। तो ये इन बातों पर निर्भर करता है कि हम दो माध्यम किस प्रकार के लेते हैं, जिसमें उसका अपवर्तनांक किस टाइप का है। अगर ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं एक माध्यम ऐसे लेता हूँ जिसका अपवर्तनांक 1 है और एक माध्यम मैंने लिया जिसका अपवर्तनांक 3 है, तो अभी इस केस में आप बोलेंगे कि ये विरल माध्यम है और इस केस में आप बोलेंगे कि ये सघन माध्यम है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मैंने ले लिया 3 और यहाँ ले लिया 5, तो अब बताइए, जिस माध्यम को हमने पहले सघन बोला था, अब यहाँ पे आपको विरल बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला का अपवर्तनांक ज़्यादा है और इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है। तो ये अपवर्तनांक पे निर्भर करता है कि आप किसको विरल कहेंगे और किसको सघन कहेंगे, ठीक है। तो माध्यम तो दो प्रकार के होते हैं, इतना हमारा क्लियर हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे, हम तीनों को बढ़िया से समझते हैं। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, तो ये तो लौटने की बात ही नहीं कर रहा है। प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश की जरी मुड़ गई तो क्या ये लौटेगी, ये नहीं। तीसरा भी, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। प्रकाश का अपवर्तन हम जानते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने सही दिशा से मुड़ जाता है। सही दिशा से क्या होता है, मुड़ जाता है, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमारा ऑप्शन बचा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ध्यान समझेंगे। जैसे मैंने एक माध्यम लिया, ये एक मैंने लिया दीवार पे मैंने क्या किया, प्रकाश को यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे बनती है अभिलंब। तो यहाँ से टकराने के बाद ये इसी माध्यम में लौट जाती है, यानी इसी को तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश जिस माध्यम में, जिस वस्तु पे टकरा के उसी माध्यम में रिटर्न हो गया, लौट गया, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान बराबर होता है। परावर्तन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसका दो नियम है। कितने नियम है इसके, दो नियम कौन कौन से। सबसे पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही, देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम पेपर को बिछा देंगे इस पर, तो वो तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश, जैसे आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोण बना है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना है, इसको हम कहते हैं आई। और इस कोण का नाम है, क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब की मदद से बन रहा है, तो हम इसको आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे परावर्तन की मदद से बना है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि I बराबर R, यानी आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हम इसी ऑप्शन को खोजेंगे, निर्गत नहीं भाई,
विचलन ये भी नहीं हो सकता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो भाई साहब 2 नियम है। ठीक है, अब आइए भाई साहब समझते हैं इसको कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कैसे हैं। जैसे मैंने एक लिया सेपरेटर, ये क्या करता है, ये दो माध्यमों को दो सतहों को अलग करने का काम करता है। इसको कहते हैं सेपरेटर, यानी अलग करने वाला, विभाजक भी कह सकते हैं आई थिंक। जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पे गिरी तो एक्चुअल में ये प्रकाश की किरणें जाना तो ऐसे चाह रही थी, लेकिन यार हमने इस पे डाला अभिलंब और ये किरण क्या हो गई, अपने माध्यम से भटक गई, है ना। इस किरण को जाना तो ऐसे, लेकिन इसने अपने माध्यम से क्या हो गया, भटक गया। अब ये इसमें भटकी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो किरण है इसका हम नाम दे देते हैं दोस्तों आपतित किरण। क्या नाम देते हैं इसको? आपतित किरण, इसको कहते हैं आई। और यहाँ जो ये किरण परावर्तित नहीं हुई है, क्योंकि परावर्तित होती तो लौट के चली जाती, ये अपवर्तित हुई है, तो इसको हम कह देते हैं आर। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम ये कहता है साइन आई बट्टे साइन आर जो होगा एक नियतांक होगा, और वो नियतांक किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के नियतांक के बराबर होगा। तो ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर। ये है आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। इतने एग्जाम कितने बार पूछा गया है? 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 20 में, 23 में। आई थिंक ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ईजी सवाल है, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो भाई साहब न्यूनतम होती है, तो हमने अभी आपको बताया कि निर्वात में जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है सी मीडियम बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो अब हमने आपको समझाया कि प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालते हैं, इसको हम कहते हैं CM को क्या कहते हैं? माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम दिखाते हैं C से, और बट्टे उस माध्यम का अपवर्तनांक। यानी आपको यहाँ पे क्या दिखा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, वो व्युत्क्रमानुपाती है उस माध्यम के अपवर्तनांक की। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम। अब यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज जरूरी है कि आपको सबका अपवर्तनांक पता रहना चाहिए। तो देखिए, निर्वात का होता है 1, कितना होता है? 1। वायु का होता है 1.0003, जल का होता है 1.33, कांच का होता है 1.50, 1.5। अब बताइए किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है? तो कांच का। अगर इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसका जो अपवर्तनांक ज्यादा, तो उसका प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आया समझ में? ऐसे बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, ऐसे हवा में कुछ नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो भाई साहब दर्पण से तो हम परावर्तन यानी इमेज वगैरह बनाते हैं, लेंस से इससे भी इमेज बनाते हैं, लेकिन यार वर्ण विक्षेपण तो हमने लेंस से नहीं पढ़ा है। कांच की सिल्ली, आई नो भाई, प्रिज्म याद कीजिए, प्रिज्म से हम क्या करते हैं? प्रिज्म जो होता है, जब प्रकाश एक श्वेत प्रकाश को इस पर गिराते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है ना। तो 7 रंगों में बंटना ही तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो वर्ण विक्षेपण जब 7 रंगों में बंटना ही है, तो इसका मतलब ये काम होता है किस पे? तो प्रिज्म पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? सवाल नंबर 8 को देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है?
किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आइए ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल रीजन, हमने आपको बताया था प्रकाश का वर्ण स्पेक्ट्रम है ना, खैर आपने पढ़ा होगा अपने भी स्कूल में, हम अपने बच्चों को बताए हैं ये सब। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसको जानने के लिए ना दोस्तों, आपको एक चीज जानना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए देखिए दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन है आपका बैगनी, नीला, लाल, पीला। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो एक है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। विबग्योर ये दृश्य प्रकाश का 7 कलर होते हैं। जो देखिए, दृश्य प्रकाश में कलर तो होते हैं अनंत, लेकिन हमारे आंखों से पहचान में कितने आते हैं? 7, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। बैगनी, देखिए इसको, ये क्या है? बैगनी। ये क्या है? आसमानी। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बे आ नी पी ला नाला, बे आ नी पी नाला, हिंदी यार ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। खैर विबग्योर हम लोग सीखते हैं, बस इंग्लिश याद रखेंगे, काम अपना बन जाएगा, ठीक है। विबग्योर। जब हम लोग इधर से ऐसे जाते हैं, वी से आर जाते हैं, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, उसकी आवृत्ति कम होती है, उसकी आवृत्ति कम होती है, और उसकी प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो भी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। यानी तीव्र प्रकाश का जो प्रकीर्णन की तीव्रता, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता, मतलब प्रकाश की फैलने की तीव्रता कम होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रंग का अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा हुआ तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम। अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसकी क्या है? ज्यादा है, अधिक है। ये क्या है? ये अधिक। और ये क्या है? कम। कम है। यानी अगर आप इस सवाल का आंसर देना चाहें कि प्रकाश का किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आप इजीली लाल को टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, उस केस में आप बैगनी को टिक करेंगे। लेकिन यार और भी तो पूछा जा सकता है कुछ सवाल, आइए मैं उसको समझाता हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का आवृत्ति अधिकतम होती है, तो आवृत्ति, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति होगी कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसकी आवृत्ति होगी ज्यादा। यानी बैगनी का आवृत्ति होगा ज्यादा और लाल की आवृत्ति होगी कम। चलो यार, एक और क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है तुमसे। अगर ये पूछ दे कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे अधिक होती है। अब ध्यान से समझिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी जो तीव्रता होगी, प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता, वो भी कम होगी। अब कम क्यों होगी? ये वजह क्या है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसकी तीव्रता हो जाती है कम, यानी प्रकाश फैलेगा कम फैलेगा। अगर प्रकाश कम फैलेगा तो वो दूर से इजीली किसी को दिख जाएगा, यानी लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी से देखना हो, इसीलिए हम उसको आराम से रेड को देखेंगे तो दिख जाएगा, क्योंकि वो फैलता नहीं है, कम फैलता है, और वॉयलेट वाला ज्यादा फैल जाता है। इसीलिए खतरे के निशान को लाल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कम फैलेगा तो दूर से दिख जाएगा कि हाँ भाई रेड सिग्नल लाल है, हमको वहां पे क्रॉस नहीं करना है। इसलिए कभी एक्सीडेंट होता है, फिल्म में आप देखते होंगे कि जब भी ट्रेन को रुकाना होता है तो हीरोइन ऐसे लाल ड्रेस लेके ऐसे करती है तो रुक जाता है ट्रेन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? जब भी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कण आ जाए तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टिंडल प्रभाव। ये कुछ नहीं होता ये सब, है ना, टिंडल प्रभाव, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, अब बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये हो गया हवा और ये हो गया कांच। क्या हो गया? कांच। अब ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये हो गया अभिलंब। अब इसको बेचारा को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगी ऐसे नहीं, है ना, जाएगी कि ये अपने अभिलंब की ओर, अभिलंब से क्या हो जाएगी? निकट में मुड़ जाएगी, ऐसे निकट में मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, और निकट में मुड़ेगी तो
इसका मतलब ये होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, जब प्रकाश की किरण क्या जाएगी विरल से सघन में, तो वो अविलंब के निकट में मुड़ जाती है। लेकिन अगर वही सघन से विरल में जाती तो अविलंब से दूर भाग जाती है। तो यहाँ पे तो पूछा है हवा, हवा यानी क्या है, हवा यानी क्या है, विरल है, हवा यानी विरल है, कांच क्या है, सघन है, तो विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की क्या हो जाएगी, निकट में मुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, निकट में मुड़ जाएगी। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? अभी मैंने बताया कि टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के, देखिए यहाँ पे टिंडल, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान से देखेंगे अब, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का होता है 1.0003, और हमें चाहिए निर्वात का कितना होता है 1, यानी इसका अपवर्तनांक हो गया ज्यादा, इसका अपवर्तनांक हो गया कम। अपवर्तनांक ज्यादा तो उसमें प्रकाश, अब क्या पूछा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात में तो होगा ज्यादा, इसमें क्या हो जाएगा, कम। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऐसे भी आप दे सकते थे, कैसे देखिएगा, आप ये भी कह सकते थे कि सबसे अधिक तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात, होती है ना, तो वायु तो कम है ना, होगा, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो यार प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया, पिछली वीडियो में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो देखिए आइए देखते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात, इसका होता है 1, जल, इसका होता है 1.5, हीरा, इसका होता है 2.42, सीसा का होता है 1.5। अब बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरे का। अगर सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरे का तो उसी में प्रकाश की चाल हो जाएगी सबसे कम। अब किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, अधिकतम, तो निर्वात। इसको इतना भी बनाने की जरूरत नहीं था, हम लोग ऐसे भी बता सकते थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक। अगर निर्वात दिया ही है तो सोचना ही नहीं है, निर्वात मार देना है। अगर पूछे कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, और ऑप्शन में निर्वात मिल गया तो मारो निर्वात, बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो यार देखिए ऑप्शन है आपके पास, वास्तविक दर्पण के आगे, काल्पनिक, उल्टा या काल्पनिक। अब ध्यान से समझिएगा, समतल दर्पण जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक बात सिखाया जाता है, पर अगर कोई भी वस्तु है तो सबसे पहले उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, जितनी दूरी पे वस्तु है, जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगी, पहला बात। दूसरा, अगर सीधा है तो सीधे बनेगा, और जितना बड़ा है उतने बड़े बनेगा, और बाबू काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, काल्पनिक। अब देखो इतना तो तुम समझ गए, सीधा बनता है, तो ये उल्टा वाला हटाओ इसको। अरे भाई साहब, वास्तविक तो बनबे नहीं करता है ना, काल्पनिक बनता है। कहाँ बनता है, काल्पनिक बनता है। तो हो गया काल्पनिक और दर्पण के आगे, ठीक है, काल्पनिक और दर्पण के आगे। खैर इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे दर्पण के आगे, बस बढ़ जाओ आगे। ऑप्शन को यार तुम ऐसे छांट दिया करो, ठीक है ना। अब देखो, पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो भाई साहब देखो, एक बात बताओ, ये एक हो गया, ये गोला हो गया है ना, और एक गोला हो गया, तो हमारे पास तो यही ना बचा। ध्यान से देखना, एक ये त्रिज्या हो गया और एक ये त्रिज्या हो गया। मान लो इसकी कुछ त्रिज्या होगी, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19 पॉइंट, छोटकी वाला कितना, 19.8, तो 19.8 घटा दो इसको, तो 2, यहाँ पे कितना आ गया, 0, तो आ गया 0.2। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मोटाई होगी वो 0.2 सेंटीमीटर होगी। अब बताओ, ये जो दर्पण है ये धंसा हुआ है कि नहीं?
है ना धंसा हुआ। अगर धंसा हुआ है तो जितनी भी किरण आएगी उसको क्या कर देगी, एक ही जगह मिलाने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं। इसका मतलब ये कैसा लेंस हो गया, अवतल लेंस। कैसा लेंस हो गया, अवतल लेंस। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में। नहीं भाई सब, दाढ़ी बनाने में अवतल का करते हैं। किसका करते हैं, अवतल। चेहरा देखने में, फोकस ज्ञात करने में, वही नहीं। चेहरा देखने में नहीं भाई, चेहरा देखने में तो नहीं करते हैं। वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का एक खासियत होता है, ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बहुत छोटा बनाता है। बहुत क्या करता है, बड़े बड़े गाड़ियों का प्रतिबिंब छोटा बना देता है, और भाई साहब सीधा बना देता है, सीधा। और काल्पनिक बनाता है, कैसा बनाता है, काल्पनिक। ये खासियत जो है इसमें उत्तल दर्पण का है। तो छोटा बनाया, यानी बड़ी गाड़ी, जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो बड़ी है तो उसके प्रतिबिंब बना देगा छोटा, उसका सीधा बना देगा, पता चला उल्टा बना देगा, गाड़ी लड़ जाएगा, है ना, सीधा बना देगा। और काल्पनिक बनाता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब हम लोग वाहन के साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, वाहन के साइड मिरर में करते हैं। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो भाई साहब अभी हमने आपको बताया कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक या आभासी। 19, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस। अब यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, उत्तल लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, पहले कोई बता सकता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ऐसे होता है जो किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो। ये हो गया प्रधान अक्ष, है ना। जब लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित ही बनाना है, बड़ा बनाना है और काल्पनिक बनाना है। एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, अगर ये हो गया क्या, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया वक्रता त्रिज्या 2f, ठीक है ना, f 2f, ठीक है। अब हमको प्रतिबिंब बनाना कैसा है, काल्पनिक बनाना है और बड़ा बनाना है। तो एक बात बताइए, जब वस्तु यहाँ पे रखते थे, याद है, जब वस्तु यहाँ पे रखते हैं तो इस प्रतिबिंब का खासियत क्या है, ये किरणों को देखिए, किनारे पर पतला है, बीच में मोटा है, तो ये किरण को ऐसे मोड़ देगा, मोड़ेगा। और एक हो गया ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, ये इधर कहीं मिलेगा ही नहीं, ये कहीं जाके कहाँ मिलेगी, इधर दूर जाके मिलेगी। तो काल्पनिक है कि नहीं है, ये किरण को हम लोग, काल्पनिक है ना, काल्पनिक है। और काल्पनिक है, उसके बाद से ये बड़ा है, ठीक है ना। तो काल्पनिक है और बड़ा है, तो हमने वस्तु को कहाँ रखा है, यहाँ पे रख दिया, है ना। यानी लेंस, ये लेंस हो गया और फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। यानी हम अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, हमें वस्तु को रखना पड़ेगा इस लेंस और फोकस के बीच। यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ रख देंगे लेंस और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, बड़ा, बड़ा बन जाएगा, है ना। और बड़ा बनेगा जब, तो बड़ा ही तो चाहिए था और काल्पनिक चाहिए था, आभासी भी बनेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सबसे पहले तो सीधा होता है, सीधा। तो सीधा वाला पहले खोज लीजिए, देखिए ये तो गया, ये दोनों ऑप्शन गया। छोटा होता है, तो बड़ा तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, महत्तम मान। देखिए हम लोग आवर्धन निकालते हैं m बराबर -v/u, या हम कहते हैं वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब अधिकतम से अधिकतम मान हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो, या तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है, देखिए क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। देखिए हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा या तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी बनाएगा। इसका मतलब जो आवर्धन होगा वो होगा HI/HO, यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो होगा हमेशा छोटा होगा और ये वाला हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब इसका जो आवर्धन का मान होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा। कितना से छोटा होगा, एक से छोटा। अब एक से छोटा होगा तो हमें देखना है कि एक से छोटा कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो है नहीं,
ये नहीं है और ये नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने रखा वस्तु प्रतिबिंब के आकार का प्रतिबिंब के बराबर का आकार बनेगा। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब के बराबर के आकार का बनेगा, ठीक है, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन है 2F पर रखेंगे तो बनेगा, F पर रखेंगे तो बनेगा, प्रकाशीय केंद्र पर रखेंगे तो बनेगा, या 2F और F के बीच रखेंगे तो बनेगा। तो देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस को हम लोग समझते हैं ना। उत्तल लेंस जो है ये हो गया अपना उत्तल लेंस, जो किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यहाँ पे हो गया F और यहाँ हो गया 2F, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब हम 2F पर किसी वस्तु को रखते थे तो जितनी बड़ी वस्तु है इधर उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बन जाता था, है ना। यानी वक्रता त्रिज्या पे जब भी किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2F पर रखने पर। 23, उत्तल दर्पण द्वारा बीम का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण का बीम का प्रतिबिंब क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता, तो ये गया, ये ऑप्शन भी गया। उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक, तो काल्पनिक ठीक है। लेकिन अब क्या पूछा है? काल्पनिक बनाता है, उल्टा तो नहीं बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? देखिए उत्तल दर्पण में आपको दो बातें याद रखना है। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो काल्पनिक बनाता तो ये ई और बी तो ऐसे हम छाट सकते थे, ठीक है। दूसरा चीज कि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ देखो ये सीधा प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पे ये उल्टा है, तो ये ऑप्शन गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता को दिखाते हैं P से, P बराबर 1/f, और f किस में होगा? सेंटीमीटर में, इसमें होगा सेंटीमीटर में। अब 1/f जो है यहाँ पे एक डायप्टर है, कितना है? एक डायप्टर। तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाता है, यानी f अगर 1 है तो ये 1 है, तो यहाँ पे 100/f हो जाएगा। एफ में 1 से गुणा करेंगे तो f हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि प्लस में कि माइनस में। तो उत्तल लेंस हमेशा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है हमेशा प्लस में होती है। किस में होती है? प्लस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम सही है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो ठीक है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो ऑप्शन है अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब एक बात बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है क्या वो किसी द्रव पे निर्भर करती है क्या? आप बताइएगा जरा, क्या वो किसी द्रव पे निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं करती है, यानी ये किसी द्रव पे निर्भर करती ही नहीं है। तो करती ही नहीं है तो अधिक होने की बात ही नहीं है, कम होने की बात ही नहीं, हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर 20 सेंटीमीटर का आपने कोई उत्तल लेंस लिया है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो पानी में डुबाएंगे तो भी 20 सेंटीमीटर होगा, पानी से निकाल देंगे तो भी 20 सेंटीमीटर होगा, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको सब तक पहुंचाएं, और एक अच्छे लेवल तक अपने दोस्तों और अपना तैयारी को बेहतर बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।